अगर टिकट नहीं मिली तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार हम सब मुस्लिम कायदीन हैं, हम सब हैं, जिसमें जमीर अहमद साहब भी हैं, नसीर अहमद साहब भी हैं, मैं भी हूं, तनवीर सेठ साहब भी हैं, हारिस भाई भी हैं, सारे जितने भी लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद कि हमारे लोगों का वोट बांट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में इसको बांट कर बीजेपी को सीधा सीधा इसका फायदा पहुंचाया जाए। इसके बावजूद भी, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा हुए रियासत कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात 2 और उसमें खुसूसन दावनगिरे साउथ का जो इलेक्शन हुआ है, उसको लेकर बहुत सारी सियासत हुई है, बहुत सारी चीज़ें बोली और कही जा रही हैं, और उस इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमारी तनकीद भी की है कि आप वहाँ क्यों गए, किस वजह से गए, क्या करना चाह रहे थे। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि मैं और मेरी पार्टी के सारे लीडर्स, चाहे सलीम अहमद साहब हों, तनवीर सेठ साहब हों, एम ए हारिस साहब हों, बिल्किस बानू साहिबा हों, रहीम खान साहब हों, और एक नौजवान MLA यासिर पठान हों, हम सब वहाँ गए थे क्योंकि जो सीधा सीधा मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था, और कहीं भी क्यों ना हो, जब किसी मुकाबले की बात होती है और हमारे सामने बीजेपी और RSS खड़ी है, तो हम इस बीजेपी और RSS को शिकस्त देने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के इस मुकाबले में कांग्रेस की तायीद करना, कांग्रेस का प्रचार करना और बीजेपी को शिकस्त देना, यह हमारा बुनियादी फरीज़ा है। वो फ़र्ज़ हमने निभाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 8-10 दिन जो हम दावनगिरे में रहे, हमारे लोग खुलकर वोट बांटने की कैंपेन कर रहे हैं, मुत्तहिद होने के लिए, वोट बांटने की कैंपेन, और खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। एक अमन पसंद शहर दावनगिरे, जहां पे एक अच्छी खासी आबादी अक़लियतों की, खुसूसन मुसलमानों की, जिस शहर का पहला पिछले ज़माने में भयंकर फ़िरक़ा वाराना फसादात का रिकॉर्ड रहा, ऐसे शहर का अमन, क्या बीजेपी जीतकर कोई RSS का बंदा अगर MLA बन जाए तो क्या वो अमन भाईचारा बरकरार रहेगा? क्या ये अक्लमंदी है कि हम कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिता देते, एक RSS के बंदे को इख्तिदार दे देते? क्या इस कौम के मुफाद के लिए ये सही है कि हम RSS को, बीजेपी के लोगों को जितवा कर हम कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को जिता देते? ये अलग बात है कि हमने वो सीट पूछी थी, और जब तक सीट पूछे हम सब मुत्तहिद थे, सारे लीडर्स ने मिलकर वो सीट पूछी। एक मुस्लिम नुमाइंदे के लिए वो सीट पूछी गई, और ये हमारा हक था कि हम सीट पूछें। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हमें मिलनी भी चाहिए। लेकिन मैं
साफ अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि अगर आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मुस्लिम उम्मीदवार को, नुमाइंदे को, क्योंकि जब कोई सीट, हाँ हमारी आबादी है और हम वो सीट लेना चाहते हैं, 40 साल से किसी और कौम के पास है, तो कितनी मसलियत आमेज़ी से हमें काम लेना चाहिए था। क्या हमने वो काम ऐसे लिया? ये मेरा पहला सवाल है। जब मुस्लिम एमएलएस की मीटिंग हुई, एमएलसीज की मीटिंग हुई इसी इलेक्शन के मुताल्लिक़, और ये गुफ्तगू की गई कि किसका नाम हम आगे करेंगे, तब सिर्फ एक लीडर का नाम प्रपोज करने की बात हुई। वो है जनाब अब्दुल जब्बार साहब, जो एमएलसी उसी दावनगरे शहर से, और सिटिंग एमएलसी भी रहे हैं अभी। हालांकि अगर हम उस सीट को लेने के लिए बहुत संजीदे होते, अगर हम संजीदगी से काम लेते, तो हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नाम दे सकते, एक पैनल ऑफ नेम्स देना चाहिए। लेकिन उस मीटिंग में तय किया गया कि सिर्फ एक ही नाम बोलेंगे और जब्बार साहब का नाम, और किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। यह हकीकत है, कोई इनकार नहीं कर सकता। जितने एमएलएस और एमएलसी उस वक्त उस मीटिंग में आए थे, हालांकि हमारा नौजवान एमएलए पठान ने इस बात पर ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, हमें सबका नाम लेना चाहिए, जितने लोग एस्पिरेंट्स हैं उन सबका नाम देना चाहिए, पार्टी को ऑप्शन देना चाहिए। तो उनकी बात को भी नजरअंदाज करके और उन पर थोड़ा जोर डाल के कि ऐसा कैसे होगा, हम एक ही नाम हम पार्टी में लेकर गए। चीफ मिनिस्टर साहब से मिले उस दिन हम वहीं से, और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी एक ही नाम दिया गया। हालांकि उन्होंने पूछा कोई और है आपकी नज़र में, तो एक हमारे सबसे सीनियर कायदीन में से एक ने कहा, सर आप अगर जब्बार साहब को दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो किसी और कौम को दे दीजिए, चाहे आपकी कौम क्यों ना हो, आप दे दीजिए। ये सबके सामने हुआ है, ये कोई बंद कमरे में अलग सिर्फ वो और सीएम नहीं थे, कहीं सुनी बात नहीं है। मैं भी सामने हूँ, दूसरे एमएलए भी सामने हैं। अगर हम सीरियस होते कि ये सीट लेना है, तो हम सबको क्या करना चाहिए था? सीनियर कायदीन को कम से कम क्या करना चाहिए था कि दावनगरे में कितने लोकल लोग हैं, उम्मीदवार हैं जो सीरियस हैं, उनको बुलाना चाहिए था, बेंगलोर बैठना चाहिए था, बात करना चाहिए था, समझना चाहिए था। क्या एस्पिरेंट्स की मीटिंग बुलाई गई कि कितने उम्मीदवार हैं, कौन लड़ना चाहता है, किसकी क्या कैपेसिटी है? एक पैनल ऑफ नेम्स बना दिया गया? नहीं, कोई एस्पिरेंट की मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई पैनल ऑफ नेम्स नहीं बताया गया, दिया गया पार्टी को सिर्फ एक नाम। तो हमने एक लीडर के लिए टिकट मांगी, एक फर्द के लिए टिकट मांगी, हमने कौम के लिए टिकट नहीं मांगी। अगर कौम का एमएलए चाहते कि एक मुस्लिम नुमाइंदा बने, हम 2 से 4 नाम दे सकते थे, या हम ये कहते मल्लिकार्जुन को, ठीक है 4, आप इतने साल हमारे वोट से आप बनते आए हो, आप ही क्या कोई साथी, कोई मुस्लिम लीडर आपके साथ जो जुड़ा है उसी को दे दो, हम काम करेंगे। ये भी तो बात हो सकती है। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को सबके साथ जोड़कर ये कह रहा हूं कि हमारी नाकामी है और हमने सियासी बसीरत के साथ काम नहीं किया, दूरंदेशी के साथ हमने उस वक्त फैसले नहीं लिए, कोई मसलिहत हमारे फैसलों में नहीं।
और वो सीट चली गई। और जब जिस दिन उस सीट को उन्हीं को देने का फैसला किया गया, उस दिन ईद के दिन भी एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें हम सब थे। ज़मीर साहब थे, नसीर साहब थे, सलीम अहमद साहब थे, मैं था, हारिस भाई थे, नासिर हुसैन साहब थे, हम सब थे। जो नहीं थे जिनको फ़ोन पे बाद में बात किया गया, उसमें कुछ बात हुई कि हमारी आज हम नहीं दे पा रहे हैं। आपने भी एक नाम प्रपोज किया है, उनका और मल्लिकार्जुन का आपसी रंजिश है, वक्त की कमी है, हम सीट यहाँ दे रहे हैं, लेकिन हम आपकी कौम का, हमारी कौम का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो भी बात हुई। और सबने आखिर में कहा ठीक है, पार्टी का अगर ये फैसला है तो हम सब पार्टी के साथ खड़े हैं। ये बात हुई। अगर वहीं हम तकरार करके, अगर वहीं हमें इतना, हम उस मीटिंग को बाइकआउट करके आ जाते, जिस मीटिंग में सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, सुरजेवाला साहब, ऐसा नहीं कि हमें बुलाकर बताया नहीं गया, बात नहीं की गई, हमें ऑप्शन नहीं दिया गया। जब आखिर में एक पार्टी का फैसला होता है और उस फैसले में हम भी शुमार हैं और हमारे सामने होता है और हम सब ने हाँ भरी है, तो उसके साथ खड़ा होना सही है कि गलत बात है? ये मैं सबसे पूछना चाहूँ। और जब पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, फाइट सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो बीजेपी को हराना और कांग्रेस को जिताना, जो लोग बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे थे वहां, हम जैसे लोग, और कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे थे, क्या हम कौम के गद्दार हो गए? तो कल आरएसएस बीजेपी को हराना कौम के मुफाद में है, और उन आरएसएस और बीजेपी को जिताना कौम के साथ वफादारी है। ये कौन सी सियासत, नई सियासत कब से आ गई, मुझे नहीं समझ में आता। आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, और अब तक मैंने किसी भी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वाज़ेह तौर पर कहूंगा, ना हमने किसी लीडर की शिकायत की है, ना हमने पार्टी में पूछा है कि किसी पर एक्शन लिया जाए, ना हमने किसी की इस्तीफे की मांग की है। जो लोग, हम तो सिर्फ एमएलए हैं, जो लोग पावर में हैं, जो लोग इख्तिदार में हैं, जो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, हमने कभी उनकी ना तनकीद की, ना उनकी कंप्लेंट की, ना उनका इस्तीफा मांगा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, किसने क्या किया है, इतनी बड़ी पार्टी है तो नज़र रखेगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ना कोई कंप्लेंट किया गया, ना कोई रिपोर्ट दी गई, ना किसी का इस्तीफा मांगा गया हमारी तरफ से। जाने पार्टी जो करती है वो उनकी और पार्टी के दरमियान की बात है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में किस तरीके से लोग उनको बात करने पर मजबूर किया जा रहा है, कुछ दे देकर भी बात करवा रहे हैं, किसी को गलत सलत उकसा कर भी बात करवा रहे हैं। वैसे तो पूरे रियासत में हमारे भी फॉलोअर्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि हवा के झोंके में आए हैं, हमारे भी फॉलोअर्स हैं, ज़मीन से काम कर कर उभर कर आए, हम भी सही गलत की तमीज़ भी रखते हैं। बहुत बड़ा स्ट्रगल, बहुत बड़ी जिद्दोजहद कर कर यहाँ तक आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की मेहरबानी पर है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, किसी फर्द की मेहरबानी पर नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये हमारी क़यादत का मयार इतना है कि कोई अपने खुद के दम पर इस कौम की हिमायत में
इस मुल्क के दुश्मन आरएसएस बीजेपी की मुखालिफत में अगर जाकर वहाँ काम करता है तो वो कौम का गद्दार, अगर उसको सोशल मीडिया में चंद लोगों को पैसा देकर, चंद लोगों को उकसा कर या गलत फहमी का शिकार बना करके हलवा दिया जाए, तो क्या हमारी क़यादत का मयार इतना ही? अगर मान लीजिए मैं तनकीद भी करता हूं किसी, तो जमहूरियत में कोई किसी की तनकीद नहीं कर सकता। सवाल उसी से होता है जो इक़्तिदार में है, तो आप उसका जवाब इस तरीके से क्यों देंगे? ये अलग बात है कि हमारी तालीम और तरबियत जो है, जिस तहजीब के साथ हमें पाला पोसा गया है, वो हमें इजाज़त नहीं देती कि हम उस तरीके का काम उसी अंदाज में उसका जवाब दें। ये अलग बात है। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि इस कौम को उसके सामने पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करना है, जिसका मुकाबला हमें करना है। SIR एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है इसी महीने में। SIR नहीं है, NRC है ये पीछे के दरवाजे। आप उस RSS बीजेपी को जिताने के लिए चंद लोग अपना सरमाया लगा रहे हैं, चंद लोग अपनी मेहनतें, अपना पसीना, अपना जज्बा, किसको जिताने के लिए? बीजेपी को जिताने के लिए, RSS को जिताने के लिए। शर्म आनी चाहिए कि एक नादान कौम को आप समझ गए कि सब लोग नादान हैं, कोई समझ नहीं सकता, कोई आप अपने हमारे सियासी इख्तिलाफात कुछ भी हो, हमारा सियासी मुफाद कुछ भी, लेकिन जब हमें इस कौम की फलाह का फैसला लेना है, सोचना है, तो बहुत दूर तक सोचना है। इसके दूर पा नताइज क्या होंगे अगर एक दावनगरे जैसे एक अमन पसंद शहर में अगर हम RSS का बीज पेर कर उस पौधे को फल फूलने के लिए खाद डालकर, पानी डालकर उसको बड़ा कर आ गए, हम तो बेंगलोर आ जाएंगे वापस, हम तो अपने अपने जगह चले जाएंगे, लेकिन झेलेगा कौन नहीं वहाँ? ये भी तो सोचना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि पहली बात, अगर वो सीट हमारे नुमाइंदे को नहीं मिली, मुस्लिम नुमाइंदे को नहीं मिली, तो उसके जिम्मेदार हम सब हैं। मैं किसी एक दो लोगों को अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मिला करके हम सब। दूसरी बात, जब सीट का फैसला हो गया, उस फैसले में हम सबको साथ में एक टेबल पे बिठा करके फैसला किया गया और हमें कॉम्पनसेट कैसा किया जाएगा इस कौम को, उसका भी कुछ फार्मूला बताया गया। तो पार्टी के अंदर की बात है, ये सब हम सब मिल। और तीसरी बात, जब इलेक्शन शुरू हो गया, तो जब फाइट हमारी जो है बीजेपी के खिलाफ, तो हमें किसका साथ देना चाहिए? और हमें जो सही लगा कि कांग्रेस जीतनी चाहिए और बीजेपी RSS हारनी चाहिए, वो हमने किया। तो इतनी ही मैं बात कहना चाह रहा था, अगर कुछ है तो। सर, एक सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि फाइनल डिसीजन से पहले अखिलेश जो सब है, उसमें यासिर बरार साहब ने इस बात को मुखालिफ किया और नाम नहीं। उस मीटिंग को लीड कौन? नसीर अहमद साहब थे, जमीर अहमद साहब थे, सब थे, क्योंकि मतलब एक आम राय बनती है, सीनियर लीडर्स हैं, जब वो लोग फैसला लेते हैं तो सबको सुनना पड़ता है, तो फैसला लिया गया उस तरीके से। हालांकि हम उसमें मुतमईन नहीं थे, क्योंकि समझ में आता है, अगर आप ये एक फर्द के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, या हमें एक मुस्लिम नुमाइंदा चाहिए, ये BCDE ये 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इसमें से दीजिए, नहीं है मल्लिकार्जुन पे छोड़ देते हैं कि आप चुन कर दे दीजिए, ऐसा होना चाहिए था ना। यही
आप क़ियादत किसको कहते हैं? जो पूरी मसलिहत के साथ काम करे और किसी का भी फॉलोअर क्यों ना हो, किसी का भी फॉलोअर क्यों ना हो, हमारी कौम का नुमाइंदा बनना चाहिए, ये हमारा मंशा होना चाहिए। और ये मैं खुलकर कह रहा हूं, ये कोई सब लोग उसके गवाह हैं, विटनेस हैं, और कोई इससे नकार नहीं सकता। ये सब हमारा फेलियर है कि हम वो सीट नहीं ले पाए। आखिर में अनवर बादशाह का नाम है, वो हमारे सामने बात नहीं हो पाई। बताया हमें बाद में, लीडर्स ने बताया कि ज़मीर साहब ने आखिरी में, ज़मीर साहब और नसीर साहब ने, अगर जब्बार साहब का नहीं होता तो अनवर बादशाह का नाम प्रपोज किया था। वो हमारे सामने नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो मीटिंग में जिक्र नहीं है, क्योंकि वो उस डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे, इसीलिए उनका नाम सीरियसली नहीं लिया गया। यह हमें बाद में पता चली। उस मीटिंग में सिर्फ एक ही नाम, जब्बार साहब का नाम, और इनको नहीं तो आप किसी को भी दे दो, इस तरीके की बात की गई। एक सीनियर लीडर ने की, अगर सीएम साहब को की कि अगर आप जब्बार साहब को नहीं देते तो आपकी कौम को दे दीजिए, कोई बात नहीं। इससे सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब्बार साहब वाहिद शख्स कम्युनिटी है नहीं, मैं क्या है, वो भी दावनगिरे में है, तीसरी बार एमएलसी है, हमारी पार्टी से ही है। चूँकि वहाँ पे हम सीट नहीं दे पा रहे थे, पार्टी ने उनको एमएलसी बना रखा था, ये और उनका भी हक है पूछना, कोई उसके हर्ज नहीं है। लेकिन एज ए कम्युनिटी लीडरशिप जब हम बैठते हैं, जब हम फैसला लेते हैं कि हम पार्टी से कैसे बात करें, तब हमारा रोल क्या होना चाहिए, किस नवीयत से हमें बात करनी चाहिए, कैसे उसको प्रपोज करना चाहिए, कितने नाम प्रपोज करने चाहिए। अगर आप एक नाम पे स्टिक हो जाए तो आप कौम के लिए नहीं मांग रहे, आप उस फर्द के लिए मांग रहे हैं। अगर हम कहते ठीक है जब्बार साहब से नहीं आज हालात नहीं है साजगार, ठीक है, फलां आदमी को बता दीजिए, फलां आदमी है, फलां आदमी है, फलां आदमी, ये 5 नाम नहीं, ये 5 भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मल्लिकार्जुन से पूछ लीजिए, उन्हीं का कोई फॉलोअर होगा, उन्हीं का कोई साथी होगा, उनका दोस्त होगा, पार्टी का लीडर जो उनके साथ जुड़ा है, कोई बात नहीं, हमारा कौम का आदमी होगा तो उसको आगे लाएं, हम सब मिलके काम करें। सर आप जब कह रहे हैं मल्टीपल नाम रखना चाहिए, आप उसमें थे मीटिंग में, सारे मुस्लिम लीडर सबको क्या था नाम रखने का, एक ही नाम के भी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, सब लोग अलग अलग जाकर नहीं सर, जब मीटिंग हुई मैं ना सारा एक होगा कोई क्वेश्चन, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जब फैसला एक ही नाम के लिए सब सीनियर्स मिलकर कहते हैं कि नहीं एक ही देना चाहिए, तो आप अलग अलग जाकर सबको नाम अलग अलग नहीं दें। उतने ही तो कम से कम हम लोगों में एक मिनिमम डिसेंसी जिसे कहते हैं वो मेंटेन करना चाहिए। तो क्या आगे जाकर क्या पैगाम देंगे पार्टी लीडरशिप को, क्या हम अगर अलग अलग जाकर अलग अलग लोगों का नाम देंगे? तो ये हमें ये सबक सीखना है, ये आखिरी नहीं है। इसके बाद ऐसे कई हल्के आएंगे जिनमें हमें हमारे नुमाइंदों को आगे रखकर सीट लेनी होगी, जिताना होगा। हम लोग 9 लोग जीत के आए थे, हम सब मिलकर खड़े रहे, यासिर पठान जीत के आए, 10 हुए। ऐसे कई मौके आएंगे आगे भी, लेकिन जो गलतियां हमने की हैं उसका एतराफ़ भी होना चाहिए, उसको सही भी करना चाहिए, और लोगों में गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि चंद लोग हैं जो कौम के कैंडिडेट के लिए, नुमाइंदगी के लिए लड़ रहे हैं, चंद लोग नहीं लड़ रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? सबने लड़ाई लड़ी है, लेकिन फर्क क्या था कि हमने जो फैसला ले लिया कि एक आदमी के लिए हम बात कर रहे हैं, वहां पे लोकल लोग 5-7 अच्छे एस्पिरेंट्स थे, हमने कभी उनकी मीटिंग नहीं बुलाई। उनको बुलाना चाहिए था, बात करना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी, एक लिस्ट, पैनल ऑफ नेम बनाने चाहिए थे। सिर्फ नाम मुस्लिम को दीजिए बोल के आप एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। नाम नहीं देना चाहिए था। नहीं, नाम एक नाम नहीं, 5-7 नाम देने चाहिए, ठीक है।
और ये भी कहना चाहिए था ये 5-7 नाम में से कोई सूटेबल नहीं है तो उसी को मल्लिकार्जुन से बात कर आप करें। ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ, लेकिन ये मामला जो अब तक महदूद है। अब लेकिन तलवार जो है नसीर अहमद पर लटक गई। एक लीडर खत्म हो रहा है, खत्म कोई बात नहीं। नहीं सुनिए ये बात नहीं आप कुर्बान वार कहाँ जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नहीं आप सुनिए। कोई एक लीडर इतने साल नुमाइंदगी किया है और आज किसी और को भी मिलेगा, वो भी वही काम करेगा, वहां बैठकर नुमाइंदगी करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक फर्द पर ये पूरी कौम का मुस्तकबिल उसी के कंधों पर, ऐसा नहीं होता है। ये जो है पार्टी और उन लोगों के बीच की बात है। हमारे तरफ से ना किसी के पर शिकायत की गई है, ना किसी के एक्शन की बात की गई, ना शिकायत की गई, ना बहुत खुले तौर पर हम ठीक है। भी एक सीनियर लीडर हैं काफी। नहीं वो और उनकी वो और पार्टी के बीच कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ होगा वो बात करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। या सिर्फ माइनॉरिटी विंग पे है या काउंसिल से भी इस्तीफा देंगे? नहीं देखिए, माइनॉरिटी विंग से उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसमें इख्तिदार है वो उन्होंने रखा है अपने पास। भागलपुर से जो रिपोर्ट्स है नसीर अहमद साहब मानते हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई थी जो भी है, तो 15 दिन तक वहाँ पर रहकर उन्होंने देखिए किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी उन सबको भी मालूम है, हमें भी मालूम है किसने क्या जिम्मेदारी निभाई और किसने नहीं निभाई, उनको भी मालूम है, पार्टी को भी मालूम है। ठीक है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी लीडर को इनफरादी तौर पर मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आज आपको खुले तौर पर, मेरी जो बात है आज, आपने मेरे दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कन्नड़ा में भी देखे होंगे, इंग्लिश में भी देखे होंगे। मैंने आप लोगों से बात नहीं की थी, आज मैं कर रहा हूँ। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर तनकीद नहीं किया, किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं किया हूँ, किसी का इस्तीफा की मांग नहीं किया हूँ। मैंने इतना कहा है कि आप जो मुझे गद्दार कहकर चंद लोग हीरो बनने का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं वहाँ बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए गया था, वो काम मैं करके आया। ठीक है, तो फिर कंप्लेंट कौन करेगा? सर मीटिंग में तमाम इसके मिनिस्टर्स भी रहे, जो भी बात हुई अंदर हुई वो लोगों को मतलब नहीं पता था, लेकिन अलबत्ता कैंपेनिंग के वक्त जो है कई एमएलएस आए, मिनिस्टर्स आए, फिर भी एक ही एमएलए को टारगेट करना, उसके खिलाफ वीडियोस बनाना और सोशल मीडिया पे ट्रोल करना, ये कहाँ तक सच है? इस पर क्या कार्रवाई? देखिए, हमेशा से जो उभरता है, जो सामने की बात करता है, मुस्तकबिल की बात करता है, ठीक है, और जिसमें सलाहियत है, उसी को टारगेट किया जाता है। और जिसमें सलाहियत है उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं, मैं देखता भी नहीं हूं कि क्या, मैं जानता हूं जो लोग जिनको उकसाकर मेरे खिलाफ अगर कोई वीडियो डलवा भी रहे हैं या किसी और के खिलाफ भी डलवा रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि क्या सियासत है। वो लोग नादान हैं बेचारे, वो समझते नहीं है, कुछ ना कुछ बोलेंगे। जमहूरियत में सबको अपना अपना काम करना ये उनका फर्ज है, वो करें। लेकिन खुदरत का कानून भी ये है कि जो उभरता है उसी को टारगेट किया जाता है। जिसके पास जज्बा है, जिसके पास सलाहियत है, जिसके पास दूरंदेशी है, उसी को टारगेट किया जाता है। और जो टारगेट किया जाता है, जो टारगेट का शिकार होता है, वही लीडर बन के उभरता है। इनसिक्योर जो लीडर होता है, जिसे एहसास कमतरी है, वो परेशान होता है। जो सिक्योर्ड होता है वो परेशान नहीं होता, इस चीज से घबराता नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट क्लियर है। इस कौम को किस ऑर्गेनाइजेशन से परेशानी है, हमारा दुश्मन कौन है, इस मुल्क का दुश्मन कौन है, इस मुल्क के समाज को कौन तोड़ना चाह रहा है, कौन इस समाज में जहर घोलना चाह रहा है,
यही बीजेपी आरएसएस है। इसके खिलाफ लड़ाई कोई भी कुर्बानी क्यों ना हो देकर करनी चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। तो इलेक्शन का जो रिजल्ट नहीं आया तो अभी वक्त है नताइज को ऐलान होने में, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक सीनियर लीडर के खिलाफ खुलेआम कार्रवाई की जा रही है और इससे जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीडर्स मुतहिद नहीं है, इंतशार में मुब्तला हैं। तो एक के बाद एक क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीडरों को खत्म करती भी आ रही है? कि ये आपका नरेशन है, चंद लोगों के कारनामों को छुपाने के लिए आपका नरेशन। सर एक सवाल ये भी है, जिस तरह आपने कहा कि पार्टी जानती है कि किसने पार्टी के हित में या कम्युनिटी के हित में काम किया है, किसने मुखालिफत की है। पार्टी तो जानती है क्योंकि उनके पास ऑब्जर्वर्स हैं, लेकिन आम जो मासूम आवाम है उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। एक तरफ ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि आप कम्युनिटी के खिलाफ हैं और कोई एक लीडर है जो कम्युनिटी के साथ खड़ा है, क्योंकि उनकी पॉकेट्स जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के बयान जो है रोजाना जारी करते हैं। पार्टी जानती है, पार्टी का एक अलग सब्जेक्ट है, आम लोगों को सही डायरेक्शन कैसे। देखिए, जितने लोगों ने जिन्होंने भी वहां पे खुले तौर पर या अंदर बाहर कर अंदर चेहरा कुछ रखकर वहां पे कुछ और करवाया है, ये सब आखिरकार बीजेपी को जिताना चाहते थे, क्योंकि कोई और पार्टी नहीं थी, मुकाबला दो ही पार्टियों में था। जितने दूसरे पार्टियां थे वो कांग्रेस का वोट काटने के लिए लड़वाया जा रहा, ठीक है। ये बेसिक मैथ है, या तो आप बीजेपी के साथ थे या तो कांग्रेस के साथ थे। वहां वही उतनी सियासत थी जो एक छोटा बच्चा भी अगर समझ सकता है, जिसको शऊर है, वो बता देता। और हमने बीजेपी की मुखालिफत की है और कांग्रेस पार्टी का काम किया है। किसने क्या किया, क्या नहीं किया, आने वाले दिन वो बताएंगे। अगर खुदा ना करे वहां पे हमने काम ना किया होता तो आज बीजेपी जीतने की पोजीशन पे आ जाती और एक अमन पसंद शहर जहां पे हमारी कौम मेहनत कर मशक्क़त कर अपनी ज़िंदगियां गुजार रही, उनके लिए हम बहुत बड़ी मुसीबत उनके ऊपर डालकर हमारी सियासत के लिए, हमारी क़ियादत को साबित करने के लिए, हमारे सियासी मुफाद के लिए हम उन पर ये मुसीबत, बीजेपी आरएसएस वाली मुसीबत उन पर आयद कर हम आ जाते। बिल्कुल होता है। रिजवान साहब वहाँ 20 दिन क़याम करके इलेक्शन चला कर, नहीं 20 दिन नहीं, मैं 8-9 दिन था क़याम करके इलेक्शन चलाने के बाद अब इन पे पोलिंग के बाद आपने जो अनाउंसमेंट किया क्या है? इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हालांकि वोट बांटने का बहुत बड़े एफर्ट्स हुए, बहुत बड़ी कोशिशें हुई हैं, थोड़ा वोट बटेगा भी, लेकिन इतना नहीं बटेगा कि हम शिकस्त हो जाएं। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और बीजेपी को इस बार वो कुछ उम्मीद में बैठे हैं बीजेपी के लोग कि हम कैसे भी इनमें मुसलमानों में फूट पड़ गई है, खुद मुसलमान बीजेपी को जिताने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन सारे बीजेपी के वर्कर्स से, कायदीन से कहना चाहूँगा कि ये आप जो खुश होकर आपके घरों में बैठे हैं, 4 तारीख के दिन आप बीजेपी के लोग मायूस हो। मैं उस सियासत में ही नहीं जाऊँगा। आप एडवांटेज ले लें, कोई जीत, अगर कांग्रेस जीत रही है इंशाल्लाह, अगर नहीं मुझे तो पूरा यकीन, इसका सहरा आप बांध लें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम किसी भी जगह किसी भी हल्के में क्यों ना हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने काम किया है और बीजेपी की मुखालिफत नहीं किया है। हम इस बात से खुश हैं कि वहाँ पे बीजेपी हारा और कांग्रेस पार्टी जीती।